प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चल रहे हैं 4 टर्मिनल जाल की निवेशी प्रतिबाधा, निर्गत प्रतिबाधा और ट्रांसफ़र इम्पीडेंस यानी अंतरित प्रतिबाधा का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अब 4 टर्मिनल जाल की निवेशी प्रतिबाधा निकालने के लिए हम जानते हैं कि हमारा एक 4 टर्मिनल जाल है। इस पर ये 2 टर्मिनल इनपुट के, 2 टर्मिनल आउटपुट के। इनपुट पे धारा I1 और वोल्टा V1। आउटपुट पे हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया है ZR, जिसमें से धारा I2 होके 4 टर्मिनल नेटवर्क में प्रवेश कर रही है। तब हम इस आधार पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो V2 का मान होगा वो आपके पास -I2 ZR होगा। क्यों माइनस साइन हमने इसलिए लिया? क्योंकि ये धारा ZR में नहीं जाके ZR में से होके जाल में प्रवेश कर रही है, इसलिए V2 का मान हो गया -I2 ZR। अब मुझे चूँकि इनपुट इम्पीडेंस का मान निकालना है, निवेशी प्रतिबाधा का मान निकालना है, तो निवेशी प्रतिबाधा का मान होगा वोल्टा और धारा का अनुपात निवेशी टर्मिनल पर, यानी V1/I1। अब यहाँ से अगर हम चलें तो Z टर्मिनल के लिए, Z प्राचल के लिए मेरे पास समीकरण हम लिखते हैं कि V1 = Z11I1 + Z12I2। तो यहाँ से इस समीकरण से V1/I1 वोल्टा और धारा का रेशो मैं निकालूँ, जो कि मेरे पास इनपुट इम्पीडेंस है, उसका मान आ जाएगा Z11 + Z12I2/I1। अब यहाँ से I2/I1 का मैं मान रखने के लिए मैं समीकरण Z प्राचलों का दूसरा समीकरण यूज़ करती हूँ कि V2 का मान है Z21I1 + Z22I2। यहाँ से मैंने I2 से डिवाइड कर दिया, तो V2/I2 का मान मुझे मिल गया Z21I1/I2 + Z22। और V2/I2 का मान मुझे यहाँ, चूँकि मैंने आउटपुट पर लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है, उससे मुझे V2/I2 का मान मिल जाता है -ZR के बराबर। तो यहाँ मैंने ये -ZR रख दिया। और अब इसको सॉल्व करके मैं यहाँ पर जो मुझे I2/I1 का मान मुझे रखना है, मैं वो यहाँ से ज्ञात कर सकती हूँ। तो अब इसको मैंने सॉल्व किया इस समीकरण को, तो मुझे मिलता है Z21I1/I2 = -ZR -Z22। या फिर इसको और सॉल्व किया हमने तो मिल जाता है I2/I1 = -Z21/ZR + Z22। अब I2/I1 मुझे मिल चुका है, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ समीकरण 3 में। और जब मैं इसको समीकरण 3 में रखती हूँ तो मुझे मिल जाता है कि V1/I1 यानी निवेशी प्रतिबाधा का मान 4 टर्मिनल जाल की कि Z11 - Z12 Z21 / Z22 + ZR। तो ये मान मुझे मिल जाता है जाल की 4 टर्मिनल जाल की निवेशी प्रतिबाधा का मान मुझे मिला है, जबकि हमने आउटपुट पर लोड लगा रखा है। अब हम इसी तरह से निकालेंगे, सेम यही प्रोसेस करके निकालेंगे कि 4 टर्मिनल जाल की मेरे पास क्या मिलती है, मुझे निर्गत प्रतिबाधा का मान। और निर्गत प्रतिबाधा का मान निकालने के लिए मैंने यहाँ पर आपके पास जो इनपुट है उस पर एक जनरेटर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और उस जनरेटर को हमने उसके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दिया है, और उस जनरेटर का इंटरनल इम्पीडेंस मैंने मान लिया ZG है। तो ZG का मान हो जाएगा सिमिलर, जैसे हमने ZR के लिए निकाला था उसी तरह यहाँ ZG का मान मेरे पास आ जाएगा कि ZG = -V1/I1। माइनस साइन बिल्कुल उसी तरह, क्योंकि धारा जो है जाल में प्रवेश कर रही है, ना कि इम्पीडेंस में। इम्पीडेंस में से होकर जाल में जा रही है, इसलिए यहाँ पर आपके पास ZG का मान हो जाएगा, धारा की दिशा विपरीत होने से -V1/I1 वोल्टा/धारा का रेशो इम्पीडेंस है। अब Z पार्टलों का जो दूसरा समीकरण है, जिससे हम, क्योंकि मुझे आउटपुट इम्पीडेंस का मान निकालना है, तो आउटपुट इम्पीडेंस आउटपुट वोल्टा और आउटपुट धारा का रेशो होगा। तो आउटपुट वोल्टा है मेरी V2 और आउटपुट धारा है I2। तो ZO का मान यानी निर्गत प्रतिबाधा का मान हो जाएगा, आउटपुट इम्पीडेंस का मान हो जाएगा V2/I2। अब V2/I2 का मान निकालने के लिए मैं Z पार्चलों का दूसरा समीकरण यूज़ करती हूँ कि V2 का मान होता है Z21I1 + Z22I2। जो कि V2/I2 चाहिए, तो इस पूरे समीकरण को मैं I2 से डिवाइड कर रही हूँ। तो जब मैं इसको I2 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे मिल जाता है ZO = Z21I1/I2 + Z22। अब मुझे यहाँ वापस से I1/I2 का मान रखना है, I1/I2 का मान रखना है। और इस I1/I2 का मान निकालने के लिए मैं पहली समीकरण Z प्राचलों की यूज़ करती हूँ। और पहली समीकरण मेरे पास Z प्राचलों की है, V1 = Z11I1 + Z12I2। अब इस पूरी समीकरण को मैं डिवाइड कर देती हूँ I1 से, तो ये बन गया V1/I1 = Z11 + Z12I2/I1। और V1/I1 का मान, चूँकि यहाँ पे मैंने जनरेटर रेजिस्टेंस लगा रखा है, उससे मुझे पता है कि V1/I1 का -ZG के बराबर मान है। तो ये मान V1/I1 का मैंने -ZG रख दिया, तो ये -ZG बराबर हो गया Z11 + Z12I2/I1। और या फिर इसको यहाँ से हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके मैंने I2/I1 का मान निकाल लिया। तो I2/I1 का मान मुझे मिल जाता है
ये इधर चला गया तो ये भी माइनस का हो गया और माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, तो ये हो गया माइनस ब्रैकेट में ZG प्लस Z11 डिवाइड बाय Z12। अब इसका रिवर्स, क्योंकि मुझे यहाँ I1/I2 रखना है तो इसका रिवर्स मैंने कर दिया, तो I1/I2 का मान मुझे मिल गया माइनस Z12 डिवाइडेड बाय ZG प्लस Z11। अब ये मान मैंने इस समीकरण 9 में रख दिया। अब इस समीकरण 9 में जब मैं ये मान रखती हूँ तो मुझे निर्गत प्रतिबाधा का मान मिल जाता है, और निर्गत प्रतिबाधा ZO का मान मुझे मिलता है Z21। I1/I2 का मान मैंने यहाँ रख दिया, जो कि माइनस Z12 ZG प्लस Z11 है, और ये प्लस Z22 हमने एज इट इज़ रख लिया। तो ओवरऑल Z0 यानी निर्गत प्रतिबाधा 4 टर्मिनल नेटवर्क की मुझे क्या मिली कि Z22 माइनस Z12 Z21 डिवाइडेड बाय ZG प्लस Z1। तो यहाँ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ निवेशी से, तो यहाँ मुझे साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे जहाँ मेरा Z22 आया है यानी आउटपुट का इम्पीडेंस आया है, वहाँ मेरे पास पहले इनपुट का इम्पीडेंस था। ऊपर वाली टर्म यही सेम थी कि Z12 Z21, नीचे में Z11 की बजाय Z22 था और ZG की बजाय लोड रेजिस्टेंस था ZR। तो ये सिंपल सा रिप्लेसमेंट भी हम करके देख सकते हैं कि अगर मुझे निवेशी प्रतिबाधा मालूम है तो निर्गत प्रतिबाधा का मान मैं सिंपल उसी रूप से तुलनात्मक रूप से लिख सकती हूँ। अब हम देखते हैं ट्रांसफ़र इम्पीडेंस क्या होगा। तो ट्रांसफ़र इम्पीडेंस का मान निकालने के लिए हमने मान लिया कि निवेशी, क्योंकि ट्रांसफ़र इम्पीडेंस निवेशी वोल्टता और निर्गत धारा का अनुपात है, इसलिए निवेशी पर वोल्टता V1 है, निर्गत धारा I2 है। तो आपके पास जो ट्रांसफ़र इम्पीडेंस 1-2 का मान होगा वो V1/I2 होगा, और V1/I2 का मान निकालने के लिए हम जेड प्रैचल की पहली समीकरण लेते हैं, और पहली समीकरण है कि V1 = Z11I1 प्लस Z12I2। तो इसको मैंने यहाँ पर, जो कि मुझे V1/I2 चाहिए, तो इस V1 को मैंने I2 से डिवाइड किया, तो पूरी समीकरण को मैंने I2 से डिवाइड किया जब, तो मुझे ZT यानी ट्रांसफ़र इम्पीडेंस V1/I2 का मान मिलता है Z11 I1/I2 प्लस Z12। अब वापस यहाँ पे मुझे I1/I2 का मान रखना है, I1/I2 का, तो ये I1/I2 का मान मैं जेड प्राचलों की सेकंड समीकरण यूज़ करती हूँ। तो वो मैं जानती हूँ मुझे क्या देती है कि V2 = Z21I1 प्लस Z22I2। यहाँ से V2/I2 मैंने निकाल लिया और ये मुझे मालूम है ये माइनस ZR के बराबर है। सिमिलर यही काम जो हमने निवेशी के लिए किया था। तो यहाँ से माइनस ZR का मान मुझे मिल जाता है Z21 I1/I2 प्लस Z22, या फिर यहाँ से मुझे I1/I2 मिलता है माइनस ब्रैकेट में ZR प्लस Z22/Z21। अब ये मान मुझे I1/I2 का मिल गया। मैंने यहाँ जहाँ ट्रांसफ़र इम्पीडेंस में मुझे इसकी आवश्यकता थी वहाँ मैं इसको रख देती हूँ, तो मुझे मिल जाता है माइनस Z11 ZR प्लस Z22/Z21 प्लस Z12। या फिर ये कहें कि हमारे पास जो अंतरित प्रतिबाधा 4 टर्मिनल नेटवर्क की मुझे मिली उसका मान हो जाता है Z12 माइनस Z11 ZR प्लस Z22 डिवाइड बाय Z21। तो इस प्रकार से हम तीनों प्रतिबाधाओं का मान निकाल सकते हैं 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए, निवेशी प्रतिबाधा का मान, निर्गत प्रतिबाधा का मान और अंतरित प्रतिबाधा का मान। अब हम एक और चीज़ डिफाइन करने जा रहे हैं, वो है 4 टर्मिनल जाल की लाक्षणिक प्रतिबाधा, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ अ 4 टर्मिनल नेटवर्क। अब कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से मेरा क्या अभिप्राय है कि मेरे पास कोई एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के आउटपुट पे अगर मैंने कोई प्रतिबाधा जोड़ी है तो वही प्रतिबाधा अगर इनपुट पे भी मुझे सेम ही प्रतिबाधा मिल जाती है तो ये उस नेटवर्क के लिए कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। अर्थात जो मान इनपुट पे प्रतिबाधा का मिलेगा वही आउटपुट पे होगा, जो हमने आउटपुट पे मान लगाया है वही मेरे को इनपुट पे मान अगर मिल जाता है तो ऐसी प्रतिबाधा कहलाती है 4 टर्मिनल जाल की लाक्षणिक प्रतिबाधा, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। अब यहाँ पर लाक्षणिक प्रतिबाधा अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, सरलता के लिए हम निकाल रहे हैं एक सममित टी जाल के लिए, और इसके बाद हम निकालेंगे सममित पाई जाल के लिए। तो सममित टी जाल क्या होता है कि हमने देखा था कि यहाँ Z1, Z2 और Z3 लगाते हैं। तो सममित बनाने के लिए, सममित का मतलब जो इनपुट टर्मिनल से मैं देखूँ तब भी वैसा ही स्ट्रक्चर मुझे दिखे जैसा कि मैं आउटपुट टर्मिनल से इस नेटवर्क को देखूं। यानी दोनों टर्मिनल से देखने पर, चाहे वो निवेशी टर्मिनल हो चाहे वो निर्गत टर्मिनल हो, दोनों टर्मिनल से अगर मैं देखूं तो मुझे जो सर्किट है, मेरा जो जाल है, जो लूप है, मुझे समान दिखाई दे। यहाँ से अगर मैं देखूँ, अब जैसे कि ये सममित टी जाल मैंने बनाया तो यहाँ Z1/2 रेजिस्टेंस रखा है, आउटपुट पे भी यहाँ से सीरीज़ में Z1/2 है और दोनों के बीच में मैंने Z2 इम्पीडेंस लगाया है। तो मैं 1-1 टर्मिनल से अगर देखती हूँ तो Z1/2 और Z2 इम्पीडेंस लगा हुआ है। इसी तरह मैं 2-2 टर्मिनल से देखती हूँ तो Z1/2 और Z2 इम्पीडेंस लगा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों तरफ से सममित जाल है। अब इस सममित जाल के लिए हम लाक्षणिक प्रतिबाधा का मान निकालते हैं। अब लाक्षणिक प्रतिबाधा के अनुसार, डेफिनेशन के अनुसार अगर मैं चलूँ तो यहाँ पर मैंने एक प्रतिबाधा जोड़ी है ZLT।
तो लाक्षणिक प्रतिबाधा की परिभाषा के अनुसार अगर मैंने यहाँ ZLT जोड़ा है इम्पीडेंस, तो इनपुट पे भी 1 टर्मिनल पे भी उतना ही इम्पीडेंस ZLT ही अपीयर होगा। तो अब इसको मैं सॉल्व करना चाहती हूँ। अब मैं इसको सॉल्व करके इनपुट पर ZLT के लिए सॉल्व करूँगी, इनपुट पर इम्पीडेंस के लिए सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ ये दोनों सीरीज़ में हैं। अब ये दोनों सीरीज़ का, इन दोनों का मिला के जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन बनता है उसका एक इम्पीडेंस मान लिया मैंने Z' है, और वो अब इसके पैरेलल में अपीयर हो जाएगा। तो हमने ये एक सर्किट में दिखा दिया है यहाँ पे कि आपके पास जो इसका तुल्य परिपथ बनेगा, ये Z1/2, ये Z2 और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस Z', और Z' का मान क्या है, इन दोनों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं क्योंकि इनका एक ही सिरा जुड़ा है, दूसरा सिरा Z2 से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए Z' का मान मुझे मिल जाता है Z1/2 प्लस ZLT के बराबर। अब इस सर्किट को पुनः रिड्यूस करते हूँ कि ये दोनों पैरेलल में हैं, यहाँ पे Z' और Z2 पैरेलल में है, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं लिख देती हूँ Z" से। और जब मैं इसको जब Z" से लिखती हूँ तो मेरे पास सर्किट सिर्फ क्या रह गया कि एक Z1/2 और उसके श्रेणी क्रम में एक इम्पीडेंस जुड़ा हुआ है जो कि है Z". तो Z" मेरे पास क्या था, Z2 और Z' का पैरेलल कॉम्बिनेशन था, इसलिए Z" का मान मुझे मिलेगा Z2 Z' अपॉन Z2 प्लस Z'। अब Z' का मैं मान रख देती हूँ, और Z' का जब मैं मान रखती हूँ तो मुझे मिलता है Z2 Z1/2 प्लस ZLT डिवाइडेड बाई Z2 प्लस Z1/2 प्लस ZLT। अब इसको मैं पूरे को वापस से सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अब यहाँ पे सॉल्व करूँगी तभी तो मुझे इनपुट पे मिलेगा कि कितना इम्पीडेंस है। तो इनपुट के इम्पीडेंस के लिए अगर मैं देखूँ तो ये और दोनों Z1/2 और Z" दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए ZLT मुझे मिलेगा Z1/2 प्लस Z'। Z12 प्लस Z" का मान मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिया है और इसको सॉल्व किया, LCM लिया। तो LCM मेरे पास आ गया Z2 Z1/2 प्लस ZLT। अब Z1/2 इस पूरे से गुणा हो जाएगा तो ये बनेगा Z1 Z2/2 Z1² 4 Z1 ZLT/2। और ये प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ आएगी, इसको खोल दिया मैंने, तो खोला तो ये हो जाएगा Z2 Z1/2 प्लस Z2 ZLT, ये मान बन गया मेरे पास। अब इस वाले को मैं इस तरफ ले गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ZLT से, और जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है कि आपके पास कि Z2 ZLT Z1 इंटू ZLT डिवाइडेड बाई 2 ZLT का स्क्वायर, और ये मान यहाँ जो राइट हैंड साइड पे एज इट इज़ मैंने रख दिया कि Z1, ये मान दोनों मिलके हो गया Z1 Z2 बन गया, केवल दो ये अपॉन 2 था दोनों में, तो ये Z1 Z2 हो गया, ये प्लस Z1² 4 Z1 ZLT/2 और Z2 ZLT। तो अब इन दोनों में मैं देखूँ, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड को अगर मैं कंपेयर करूँ तो Z2 और ZLT कट जाएगा, Z1 ZLT/2 भी कट जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा कि ZLT का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1²/4। तो इस तरह से मुझे मिलती है T नेटवर्क की लाक्षणिक प्रतिबाधा का मान। अब हम निकालते हैं सममित पाई जाल की लाक्षणिक प्रतिबाधा क्या होगी। अब सममित पाई जाल बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि मैंने पहले देखा है T जाल के लिए, जैसा मैं इनपुट से देखूं वैसा ही मुझे आउटपुट से सर्किट दिखना चाहिए। इसलिए यहाँ ये Z1 लगाया हमने और ये दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया दो बराबर इम्पीडेंस से, यहाँ भी 2Z2 और यहाँ भी 2Z2। तो इस प्रकार से ये दोनों 1 टर्मिनल से देखूँ या 2 टर्मिनल से देखूँ, ये जाल मेरे लिए सममित जाल है। अब यहाँ पर सममित जाल से अगर मैं चल रही हूँ और मुझे इनपुट पे मान निकालना है लाक्षणिक प्रतिबाधा का, तो बिल्कुल लाक्षणिक प्रतिबाधा की डेफिनेशन के अनुसार यहाँ ZLT जुड़ा है तो इनपुट पे भी ZLT ही अपीयर हो, ZL पाई ही अपीयर होगा। अब ये ZL पाई यहाँ इसके साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का मान मैंने Z' मान लिया, और Z' का मान इसलिए क्या हो जाएगा ZL पाई इंटू 2Z2 प्लस डिवाइडेड बाई ZL पाई अपॉन ZL पाई प्लस 2Z2। तो यानी इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे हम मान लिखते हैं वो मान मैंने Z' का यहाँ लिख दिया है। अब ये जो Z' है Z2 के साथ सीरीज़ में है, लेकिन इन दोनों का जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है वो 2Z2 के साथ पैरेलल में आ जाएगा, तो नेट सर्किट मेरे पास ये बन जाएगा। अब Z" का मैं मान निकालूँ तो ये दोनों सीरीज़ में, तो Z1 प्लस Z', और Z1 और Z' का मान मैंने रख दिया मान, तो Z' का मान क्या हो गया 2Z2 ZL पाई डिवाइडेड बाई 2Z2 प्लस ZL पाई। अब यहाँ ZL पाई का मान यहाँ अगर मैं देखूँ तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ये मान हो जाएगा 2Z2 Z" डिवाइडेड बाय 2Z2 प्लस Z" के बराबर। अब मैं यहाँ पर Z" का मान रख रही हूँ और Z" का मान मेरे पास है, ये मैंने यहाँ रख दिया। अब इन दोनों को गुणा कर दिया और LCM ले लिया मैंने, पहले LCM लिया है और पहले LCM लिया है तो इधर नीचे भी LCM लिया, तो सेम टर्म होने से LCM वाली टर्म चली जाएगी, और ऊपर मुझे क्या मिलेगा 2Z2 Z1 प्लस Z1 ZL पाई और प्लस 2Z2 ZL पाई, ये मान मैंने ये तीनों यहाँ रख दिए।
अब इसी तरह यहाँ भी एलसीएम लिया है, तो 2z2 प्लस z1 को गुणा किया 2z2 प्लस जेडल पाई से, और प्लस 2z2 जेडल पाई बच गया। अब ये इसको मैंने ऊपर वाली टर्म को भी खोल दिया, तो ये टर्म मेरे पास आ गई 4z1 z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 जेडल पाई प्लस 4z2 स्क्वायर जेडल पाई डिवाइडेड बाय, दोनों को गुणा किया तो 4z2 स्क्वायर प्लस 2z2 जेडल पाई प्लस 2z1 z2 प्लस z1 जेडल पाई और प्लस 2z2 जेडल पाई एज इट इज़ है। अब इसको आगे हम और सॉल्व करते हैं। अब आगे जब मैं इसको और सॉल्व करती हूँ तो इसमें मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड में जो मेरे पास आया है क्रॉस में, उसको मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये जो मान था मैंने इसको जेडल पाई से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कर लिया। अब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर ये जो दो टर्म हैं सेम 4z2 जेडल पाई स्क्वायर ये कट जाता है, z2 स्क्वायर जेडल पाई कट जाता है और 2z1 जेडल पाई भी कट जाता है, तो सिर्फ मेरे पास बचता है इन दोनों में से मैंने जेडल पाई कॉमन ले लिया, तो जेडल पाई का स्क्वायर z1 प्लस 4z2 इज इक्वल टू 4z1 z2 का स्क्वायर, या फिर जेडल पाई का स्क्वायर क्या बन गया मेरे पास 4z1 z2 का स्क्वायर, इसको हम नीचे ले आए z1 प्लस 4z2। अब इसमें से मैंने z1 z2 को कॉमन ले लिया है, z1 z2 अलग ले लिया है, 4z2 को अलग कर दिया, यहाँ से भी 4z2 बाहर ले लिया तो 4z2 से 4z2 मैंने काट दिया, तो मुझे मिल गया z1 z2 अपॉन 1 प्लस 4z1 अपॉन 4z2। अब इसको मैंने z1 z2 अपॉन z1 प्लस z2 से गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया, तो मेरे पास मान आ गया z1 z2 का होल स्क्वायर अपॉन z1 z2 प्लस z1 स्क्वायर अपॉन 4। ये ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये जो मान है ये मान मेरे पास टी सेक्शन की लाक्षणिक प्रतिबाधा का मान का वर्ग है, तो इसको मैंने टी सेक्शन की टी नेटवर्क की लाक्षणिक प्रतिबाधा के मान के वर्ग से रिप्लेस कर दिया, तो इन दोनों परस्पर संबंध भी आ गया कि सिमेट्रिक टी नेटवर्क और सिमेट्रिक पाई नेटवर्क की प्रतिबाधाओं के मध्य क्या संबंध होता है। तो मुझे क्या मिल गया कि जेडल पाई का स्क्वायर बराबर z1 z2 का स्क्वायर अपॉन जेडल टी का स्क्वायर। तो या फिर मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि ZL पाई यानी पाई नेटवर्क की सममित पाई नेटवर्क की जो लाक्षणिक प्रतिबाधा है वो है z1 z2 अपॉन टी नेटवर्क की सममित टी नेटवर्क की लाक्षणिक प्रतिबाधा से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो जेडल पाई इज इक्वल टू z1 z2 अपॉन जेडल टी, ये इस दोनों के मध्य संबंध भी मुझे मिल गया। तो अब हम कल देखेंगे किस तरह से कि हम अब ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट अगर मेरे पास टी सिमेट्रिकल टी और पाई नेटवर्क हों तो हम उनको परस्पर किस तरह से संबंधित कर सकते हैं। धन्यवाद।